गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 10th की सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 40 को डिस्कस करेंगे। बेटा ये आपके भूगोल के चैप्टर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं से लिया गया है और इस वर्कशीट में हम जल परिवहन एवं समुद्री पतन यानी कि बंदरगाह के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वर्कशीट्स में हम सड़क परिवहन, रेल परिवहन के बारे में पढ़ चुके हैं, पाइपलाइन के बारे में भी हमने पढ़ा था। आज हम जल परिवहन के महत्व के बारे में पढ़ेंगे और कुछ राष्ट्रीय जलमार्ग के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट बच्चों। जल परिवहन परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। बेटा जो जल परिवहन है उसको परिवहन का सबसे सस्ता साधन माना जाता है। क्यों? क्योंकि इस परिवहन के लिए हमें ना तो कोई मार्ग बिछाना पड़ता है, कोई रास्ता नहीं बनाना पड़ता है। जल के माध्यम से इसमें व्यापार होता है और जो भी आवागमन होता है वो पानी के माध्यम से होता है और इसमें ईंधन भी कम लगता है और टूट फूट भी जो है जो जहाज़ वगैरह है उसमें कम होती है। तो ये सबसे सस्ता साधन माना जाता है और एक ही समय में हम बहुत सारा सामान समुद्री मार्ग के द्वारा एक साथ बहुत बड़ी मात्रा में बहुत हैवी जो सामान होता है, भारी सामान, उसको एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचा सकते हैं। भारत में अंतःस्थलीय नौ संचालन जलमार्ग 14,500 किलोमीटर लंबा है। इसमें केवल 5,685 किलोमीटर मार्ग ही मशीनीकृत नौकाओं द्वारा तय किया जाता है। अब बच्चों ये अंतःस्थलीय मतलब जो भारत के अंदर अंदर, एक होता है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग जो जिसके द्वारा हम दूसरे देशों के साथ व्यापार करते हैं और दूसरे देशों में आना जाना करते हैं जिस समुद्री मार्ग से, तो उसको हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग। और अंतःस्थलीय नौ संचालन जल मार्ग होता है बेटा जो देश के अंदर ही अलग अलग जल मार्ग होते हैं जिन पे हम जल परिवहन का इस्तेमाल करते हैं, उनको हम कहते हैं अंतःस्थलीय नौ संचालन जल मार्ग। और ये कितना लंबा है बेटा? 14,500 किलोमीटर लंबा है भारत में। और इसके अलावा 5,685 किलोमीटर का मार्ग है जिस पे सिर्फ मशीनीकृत नौकाओं को चलाया जा सकता है। जो बड़ी नौकाएं होती हैं, नाव होती हैं, मोटर से जो चलती हैं, उनको चलाया जाता है इस मार्ग पे। भारत सरकार द्वारा घोषित किए गए प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्गों में अब भारत सरकार ने कुछ राष्ट्रीय जलमार्ग बनाए हैं, घोषित किए हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। तो हमारा पहला जलमार्ग है बेटा इलाहाबाद से हल्दिया के मध्य में। इलाहाबाद को अब हम प्रयागराज के नाम से भी जानते हैं बच्चों, क्योंकि इसका नाम बदलकर अब प्रयागराज रख दिया गया है। तो हल्दिया और इलाहाबाद के बीच में है और ये गंगा नदी पर है। और इस जलमार्ग का जो दूरी है कितनी है? 1620 किलोमीटर, 1620 किलोमीटर। और इसको हम बोलते हैं नौगम्य जलमार्ग संख्या 1, राष्ट्रीय जलमार्ग 1। उसके बाद दूसरा है हमारा बेटा नौगम्य जलमार्ग संख्या 2 यानी कि राष्ट्रीय जलमार्ग 2, और ये ब्रह्मपुत्र नदी पर सादिया व धुबरी के बीच में है। और इस जलमार्ग की जो है दूरी कितनी है? 891 किलोमीटर। थर्ड है बेटा हमारा नौगम्य जलमार्ग संख्या 3, और ये कहाँ पर है? केरल के पश्चिमी तट नहर कोट्टापुरम से कोल्लम तक, और इसकी दूरी कितनी है बच्चों? 205 किलोमीटर। इन तीनों का बहुत ही विशेष महत्व है, हमारे जो व्यापार है जल परिवहन में बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस रखते हैं ये। अब बच्चों भारत की जो कुल समुद्री तट रेखा है वो है 7,516.6 किलोमीटर लंबी। जो हमारी समुद्री तटीय मतलब ये जो हमारा बेटा जो यहाँ पे जो गुजरात के यहाँ से चल के भारत का इधर जो पश्चिम बंगाल तक है, ये जो समुद्र से जो जुड़ी हुई भूमि है, इसको हम ये तट रेखा है हमारी ये सारी। तो ये कितनी लंबी है? 7,516.6 किलोमीटर। इस पर 12 मुख्य बड़े यानी कि और 200 मध्यम व छोटे पतन है। मेन है 12 पतन बंदरगाह और 200 जो है मीडियम और छोटे साइज़ के जो छोटे पतन है वो, जिन पर ज़्यादा इतना व्यापार नहीं होता है। मेन कितने हैं हमारे बच्चों? 12। उसके बाद बात करते हैं बेटा कराची बंदरगाह की कमी को पूरा करने के लिए और मुंबई बंदरगाह पर दबाव को कम करने के लिए स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले कांडला बंदरगाह को विकसित किया गया। अब बेटा जब स्वतंत्र हो रहा था देश, तो बंटवारे में जो कराची बंदरगाह था वो उसका बंटवारा हो गया, तो बंटवारे में पाकिस्तान में चला गया। और जो मुंबई बंदरगाह था उस पर ज़्यादा दबाव आ गया क्योंकि सारा जो व्यापार है उसी जगह से होने लगा।
तो बेटा इसको कम करने के लिए जो स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ, कांडला बंदरगाह का निर्माण किया गया, उसको बनाया गया, उसको विकसित किया गया, और ये एक ज्वारीय बंदरगाह है। उसके बाद बेटा मुंबई सबसे बड़ा और पोर्ट ब्लेयर सबसे छोटा बंदरगाह है। अब भारत में मुंबई जो है वो सबसे बड़ा बंदरगाह है और पोर्ट ब्लेयर सबसे छोटा। चेन्नई जो है हमारे देश का प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह है। कृत्रिम होता है आर्टिफिशियल, मतलब जो खुद से नहीं बना गया है, उसको बनाया गया है। व्यापार की मात्रा एवं लादे गए सामान के संदर्भ में मुंबई के बाद इसका दूसरा स्थान है। अब जो चेन्नई जो है इसका मुंबई के बाद दूसरा स्थान है। सबसे बड़ा हमारा कौन सा है, मुंबई, और दूसरा नंबर पे कौन सा है बेटा, चेन्नई बंदरगाह। अब केंद्रीय आंतरिक जल परिवहन निगम की स्थापना की गई थी 1967 में कोलकाता में। तो 1967 में कोलकाता में किसकी स्थापना की गई थी, केंद्रीय आंतरिक जल परिवहन निगम। और इसी तरह से शिपिंग एवं समुद्री आवागमन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए 1986 में इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। तो बेटा यहाँ तक हमने पढ़ा कि भाई जो भी हमारे जलमार्ग उनके बारे में पढ़ा और अथॉरिटीज़ के बारे में पढ़ा कुछ। तो अब हम बात करते हैं कि जो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में, और ये जल परिवहन जो है किसी देश के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। तो रेलवे के आगमन से पहले जल परिवहन लोगों और वस्तुओं के आगमन का प्रमुख साधन था। जब तक रेलवे नहीं आई थी, रेल नहीं शुरुआत हुई थी, तब तक जल परिवहन ही सबसे मुख्य साधन था परिवहन का, और लोगों को और वस्तुओं के आने जाने का एक ही ये साधन था। मतलब मेन जो था इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा इसी से व्यापार होता था, जल परिवहन के द्वारा ही। वर्तमान समय में जो है जल परिवहन एक सस्ता, पर्यावरण अनुकूल एवं ईंधन प्रभावी परिवहन है। अब बहुत ही सस्ता, जैसे मैंने आपको वर्कशीट के स्टार्टिंग में भी बताया था बच्चों कि बहुत सस्ता है, क्योंकि इसमें हम एक ही समय में बहुत बड़ी मात्रा में बहुत भारी सामान एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं। और पर्यावरण के अनुकूल है क्योंकि इसमें प्रदूषण नहीं होता, इतना ईंधन का इस्तेमाल नहीं होता। दूसरा ईंधन प्रभावी है कि ईंधन कम इस्तेमाल होता है, तो ये सस्ता पड़ता है हमें। इस परिवहन का प्रयोग भारी वस्तुओं की ढुलाई के लिए अधिक उपयुक्त है। जो भारी वस्तु हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त साधन माना जाता है। भारत के कुल यातायात में आंतरिक परिवहन का योगदान 1% है। जो आंतरिक परिवहन है वो भारत में ओनली 1% भूमिका निभाता है भारत के कुल यातायात में। लेकिन जो देश का कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसमें 95% जो है समुद्री पतन के माध्यम से होता है। तो 95% जो व्यापार है हमारे देश का वो समुद्री मार्ग से होता है, जल परिवहन के द्वारा होता है। 95% मान लो बच्चों के 100 है कोई चीज़, उसमें से 95 जो है 95% कहलाएगा। तो कितनी बड़ी भूमिका है इस जल मार्ग की हमारे देश की अर्थव्यवस्था में, क्योंकि इतना ज़्यादा व्यापार इसके द्वारा हो रहा है। तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था में, उद्योगों की स्थापना में जलमार्ग बहुत ही ज़्यादा भूमिका अदा करते हैं। तो आई होप बच्चों आपको ये वर्कशीट यहाँ तक क्लियर हो गई होगी। अब हम इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों, जल परिवहन के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं। इसका आंसर है बच्चों, जल परिवहन के प्रमुख साधनों में कंटेनर शिपमेंट, जिसमें टैंक ट्रक, टैंक कार और टैंक जहाज़ द्वारा परिवहन शामिल है, तथा इसके साथ नौका क्रूज शिप भी बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है हमारा, जल परिवहन अन्य परिवहन की तुलना में सस्ता होता है, क्यों। इसका आंसर है बच्चों, जल परिवहन किसी भी देश को अन्य परिवहनों की तुलना में सस्ता परिवहन प्रदान करता है। इसके निम्न कारण है। पहला, जल परिवहन में ईंधन की कम आवश्यकता होती है। दूसरा, जल परिवहन में परिवहन मार्गों का निर्माण नहीं करना पड़ता है। तीसरा, जल परिवहन द्वारा एक ही समय में बड़ी मात्रा में भारी सामान लाया ले जाया सकता है। फोर्थ, जल परिवहन में टूट फूट कम होती है। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों हमारा, भारत के प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्गों के नाम लिखिए। इसका आंसर है बच्चों, भारत के प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग निम्नलिखित है। पहला राष्ट्रीय जलमार्ग 1 इलाहाबाद से हल्दिया, दूसरा राष्ट्रीय जलमार्ग 2 सदिया से धुबरी, और तीसरा राष्ट्रीय जलमार्ग 3 केरल में पश्चिमी तटीय नहर कोटापुरम से कोल्लम तक।
इस वर्कशीट का फोर्थ और लास्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बंदरगाह की भूमिका का वर्णन कीजिए। इसका आंसर है बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बंदरगाह की भूमिका निम्न प्रकार है। एक, किसी भी देश का सबसे सस्ता परिवहन होने के कारण आर्थिक दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण साधन है। सेकंड, बंदरगाह को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के द्वार भी कहा जाता है। थर्ड, अधिकांश व्यापार जल परिवहन द्वारा किया जाता है। फोर्थ, किसी भी देश के औद्योगिक विकास में जल परिवहन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और फिफ्थ, बंदरगाह जल परिवहन के माध्यम से कई टन सामान एक ही समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। यहाँ पे हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप बच्चों आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी। अगर आपको वर्कशीट समझ आ गई है, वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। बाय बाय बच्चों, हैव अ गुड डे प्यारे बच्चों।